आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। जुनूबी रियासतों की इलाकाई काउंसिल की मीटिंग मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में तिरुपति के ताज होटल में हुई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने मीटिंग में इफ्तिताई खिताब किया। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई, पुडुचेरी के वज़ीर आला रंगस्वामी, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, CS सुमेश कुमार, तमिलनाडु के वज़ीर तालीम पुन्नुमड़ी, गवर्नर इंचार्ज तमिलनाडु सौंदर्य राजन, केरला के वज़ीर रेवेन्यू राजन, अंडमान निकोबार के LG देवेंद्र कुमार जोशी और लक्ष्मण दीप थे। इजलास में मौजूद सदरन जोन काउंसिल मीटिंग के 29वें इजलास के एजेंडे में कुल 26 आइटम्स शामिल थे। गुज़िश्ता इजलास में किए गए फैसलों से मुताल्लिक़ 2 एक्शन रिपोर्ट्स के साथ 24 नए मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया। दरियासना चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने दोपहर 1 बजे तिरुपति के लिए जुनूबी जोनल काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए रवाना हुए, जिसकी सदारत मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक कर रहे थे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को नेल्लोर जिले के वेंकटाचलम का दौरा किया। अमित शाह ने नायब सदर M वेंकैया नायडू के हमरा सरस्वती नगर में अक्षरा विद्यालय का दौरा किया और बाद में वहां कायम स्किल डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने 3 रोज़ा दौरे के एक हिस्से के तौर पर जुमा को तिरुपति पहुंचे। अमित शाह आज 29वीं सदरन स्टेट्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई तिरुपति में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला महमूद अली और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप के नुमाइंदे और मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जुनूबी रियासतों की कॉन्फ्रेंस आज तिरुपति में दोपहर 3 बजे से शाम 7:30 बजे तक हुई। जुनूबी जोनल मीटिंग में रियासतों के दरमियान ताउन, तनाज़ात, सरहदी मसाइल, दाखिली सलामती, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सनतों सयाहत की तरक्की, ज़ेर-ए-अल्तवा मसाइल, इक़्तिसादी तरक्की, बरामदात और मरकज़ी रियासतों के दरमियान मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताउन जैसे 26 अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। हर रियासत अलग अलग एजेंडे के साथ इस मीटिंग में आ रही थी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के तिरुपति दौरे के पेश नज़र पुलिस ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है। इसी के साथ CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायण को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिरुपति के बैरागी पड्डेड़ा में चहलकदमी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नेता बने और 1980 में ही वो आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्थापक अध्यक्ष बने और आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकैया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। 1993 में पार्टी ने उनको राष्ट्रीय स्तर पर काम के लिए चुना, महासचिव बने। महासचिव के नाते भी सतत भ्रमण और पार्टी के मुद्दों को लोगों के सामने रखने की कला एक बहुत सारे कार्यकर्ताओं के, हम तो बहुत युवा कार्यकर्ता थे उस वक्त, तुरंत ध्यान में आता था। 98 में वो राज्यसभा के सांसद बने और 4 बार राज्यसभा के सांसद के नाते उन्होंने राज्यसभा के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लिया। जब अटल जी की सरकार में मंत्री बनने का मौका आया तब उन्होंने स्वयं ग्रामीण विकास की मंत्रालय के लिए अटल जी से बात करी थी। ये भारत के गांव के प्रति वेंकैया जी का जो लगाव है वो बताता है कि ग्रामीण भारत का विकास करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री बनकर किस प्रकार से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और 11 से 14 तक आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और कई सारे डिपार्टमेंट, उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने बहुत अच्छे तरह से उन्होंने संभाले हैं
और आज भी जब भी मिलते हैं तब कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी यौम पैदाइश पर उनकी यादगार शांतिवन में खिराज अकीदत पेश किया। मिसेस गांधी ने पंडित नेहरू की समाधि पर फूल मान चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वो कारकुनों के दरमियान भी गईं और अमन की अलामत के तौर पर गुब्बारे उड़ाए। इससे कबल पंडित नेहरू को उनके इख्तिबास के साथ याद करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हमें जो चाहिए वो है अमन के माहौल की अगली नस्ल। पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को याद करते हुए जिन्होंने सच्चाई, इत्तेहाद और अमन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी वड्डरा ने भी पंडित नेहरू के कौल का हवाला देते हुए कहा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर फैले हुए तमाम हिंदुस्तानी सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मादर हिंद के यहाँ करोड़ों करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय उसकी सरजमीन पर रहने वालों की जय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत माता की जय में किसान की जय, जवान की जय, मजदूर की जय, उन्होंने लिखा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने वजीर बल्दी नौजवान केटी रामाराव पर निशाना साधते हुए उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केटी रामाराव ने कहा था कि उनकी हुकूमत का एक डबल बेडरूम 10 इंदिरा माँ के घरों के मसावी है। उस पर शर्मिला ने तनकीद करते हुए कहा कि आप जो डबल बेडरूम दे रहे हैं वो 10 मकानों के बराबर है। उन्होंने सवाल किया कि शर्मिला केटीआर पर नज़र तंज करते हुए कहा कि यानी छोटे साहब, आपसे ये नहीं बताया कि एक डबल बेडरूम में 10-10 ख़ानदान किस तरह रहेंगे। शर्मिला ने कहा कि हर फैमिली को एक डबल बेडरूम देने की आप में सलाहियत नहीं है। आप हर ख़ानदान को एक डबल बेडरूम नहीं दे सकते। आप हर घर से एक फ़र्द को नौकरी नहीं दे सकते। आप हर दलित ख़ानदान को 3 एकड़ अराजी नहीं दे सकते। आप किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर सकते। आप बिलासूदी कर्ज नहीं दे सकते। आप किसानों का धान खरीद नहीं सकते। हुकूमत करना छोड़कर धरने ही दे सकते हैं। बेहतर है कि आप इस्तीफ़ा देकर किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएं। शर्मिला ने यह बात अपने ट्वीट के जरिए कही। सीपीआईएम के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने वार्निंग दी थी कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे तिरुपति को नाकाम बना दिया जाएगा। तिरुपति को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमित शाह के दौरे के लिए तो पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया। नारायणा को उस वक्त एहतियाती तौर पर गिरफ्तार कर लिया जब वो बैरागी पेट में वॉकिंग कर रहे थे। उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। ఈ పద్ధతుల్లో మీరు క్రిమినల్స్ డకాయిట్ని రేపిస్ట్ పట్టుకుంటే నేను మీకు కూర్చేసేవాడు లేదు వాళ్ళు వదిలిపెట్టారు బాధిస్తారు. నేనండి సార్, నేను అవసరం లేదు సార్. నాకు చిత్త కార్యక్రమం ఉందా? నేను లేదు సార్, నేను అవసరం లేదు సార్. నాకు చాలా ఉన్నాయి. ఏమన్నా చెప్పండి సార్. మేము శాంతియుతంగా ఆందోళన చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే పోలీసులు ప్రయోగం చేస్తారు. జీవితం రౌడీ షీటర్స్ ఉన్నాయి, రేపిస్తున్నాయి, హత్యాకాలు పబ్లిక్ యాక్షన్. వాళ్ళని ఫ్రీగా వదిలిపెడతారా? మమ్మల్ని సిగరెట్ పట్టుకుంటారా? ఇవన్నీ అదే డకాయికి మాత్రం ఫ్రీగా ఉండొచ్చు, ఎకడమిక్ అఫెండర్స్ ఫ్రీగా ఉండొచ్చు, కానీ రాజకీయ నాయకులు మాత్రం విశ్వాసం ఫ్రీగా ఉండకూడదు. అది వీళ్ళ ఉద్దేశం. మేము చేయడానికి కనిపిస్తాం. ముందుకు
एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई से जगतपुर बराह हैदराबाद तकनीकी खराबी की वजह से परवाज न कर सकी। हैदराबाद से जगतपुर जाने वाले मुसाफिर पिछले कई घंटों से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। एयर इंडिया इन मुसाफिरों के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतज़ाम भी नहीं कर रही है और ना ही कोई मुतबादिल इंतज़ाम कर रही है। मुसाफिरों ने मांग की कि उन्हें होटल में ठहराने का इंतज़ाम किया जाए और कल की तारीख की टिकट्स मुहैया करवाई जाएँ। एयर इंडिया के जिम्मेदार उन मुसाफिरों से बात कर रहे हैं। मुसाफिरों ने एयर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। मेरा नाम शाहिद खान है। मैं मुंबई से आया हूँ यहाँ हैदराबाद। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जगदलपुर के लिए। ये एयर इंडिया के यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन खड़े हैं। इनके पास हम लोग पौने 10 पौने 11 बजे की फ़्लाइट थी। इन्होंने कहा कि टेक्निकल रीज़न की वजह से हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। इनके साथ में ये हमारे साथ में छत्तीसगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं। सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, औरतें भी हैं बच्चों को लेकर जो परेशान है, कहीं कहीं से आए हैं। ये देखिए बच्चे को लेकर एक खड़े हैं, कितने परेशान हैं लोग। और इसके बाद हमने इनसे कहा कि कोई फ्लाइट अरेंज करके दीजिए। इन लोगों ने एक तो पहली बात फ्लाइट नहीं अरेंज की, दूसरी बात अब ये हमने कहा कि ठीक है नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो लोग डायरेक्ट यहाँ से रायपुर जाने वाले थे उनको आप रायपुर की फ्लाइट अरेंज करके दीजिए। वो भी ये नहीं कर रहे हैं, अभी तक ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हमने कहा हम जो जगदलपुर जाने वाले हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप हमको यहाँ पे हैदराबाद में एक स्टे दीजिए और कल की कंफर्म टिकट दे दीजिए, तो हम जाके स्टे करेंगे और कल की फ्लाइट से वापस अपनी जगह चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये स्टे भी नहीं पूछे थे, आप क्या करोगे पूछे थे। अब जो है अब वो फाइनली इन्होंने पूरे सरेंडर कर दिया है, हैंड्स अप कर दिया है और फिलहाल हम लोग सब परेशान ही है। एमपी साहब हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के और बाकी सारे लोग यहाँ उनके साथ बैठे हैं और ये लोग कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज इसके मीडिया को भेजिए और हम लोग चाहते हैं कि इसमें हम लोगों की। चेयरमैन टीएसआरटीसी बाजी रेड्डी और एमडी वीसी सज्जनार ने आज आरटीसी की तमाम बसों में मुफ्त सफ़र कराने का एक तारीखी फैसला करते हुए सारी रियासत तेलंगाना में तमाम 15 साल के उम्र के बच्चों को मुफ्त में सफ़र करने की इजाज़त दी है। उन्होंने चिल्ड्रंस डे के मौके पर बच्चों को एक तोहफे के तौर पर मुफ्त में बस में सफ़र करने की ख्वाहिश की। ये सहूलत सिर्फ आज ही के दिन यानी 14 नवंबर ही की तक महदूद है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि अगर उन्हें किसानों से हकीकत में हमदर्दी है और ये धान की खरीदारी के मसले को लेकर मरकज से नाराज हैं तो केसीआर को चाहिए कि वो जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना दें। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक लागू होने के बावजूद टीआरएस और बीजेपी को धरने देने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन कांग्रेस को न तो धरना देने की इजाज़त है और न ही पदयात्रा करने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज और कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास एहतजाज मुनज़्ज़म की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा కేసులు పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి 132వ జయంతి శుభాకాంక్షలు। స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, దేశ విముక్తి కోసం, స్వయం పాలన కోసం, ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తి కోసం 10 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉండి ముక్కవోని పట్టుదలతో భారతదేశానికి విముక్తి కలిగించి ప్రపంచ దేశాలకే ఆదర్శవంతమైన పరిపాలనను అందించిన పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి యొక్క జన్మదినం ఈ దేశ పౌరులకు ఒక పండగ లాంటిది। వారిచ్చిన స్ఫూర్తి, వారిచ్చిన దార్శనికత, వారి అనుభవాలతోనే ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో ఒక ఆధునిక దేశంగా, అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనం పోటీ పడుతున్నామంటే దానికి నెహ్రూ గారి కారణం। गवर्नमेंट विप विनय भास्कर ने टीआरएस रुकने पार्लियामेंट सीताराम नायक के हमरा बात करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की क़ियादत में
तेलंगाना की तश्कील के बाद टीआरएस हुकूमत ने किसानों की तरक्की और फलाह बल्कि हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरक्की को मुमकिन बनाया। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि वो धान की खरीदी के मसले को लेकर दिल्ली में क्यों धरने मुनज़्ज़म नहीं करते और कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने के सिलसिले में तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर क्यों दबाव नहीं डालते, उसकी वजाहत करें। అనేక విషయాలలో అనేక సందర్భాలలో ప్రధానమంత్రి నుంచి అనేక శాఖ మంత్రులకు కూడా అనేక విజ్ఞప్తులు చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా కాలరాయటం జరిగింది. పైపెచ్చు ఇప్పుడు ఏం అడిగినా కూడా దాటేసే కార్యక్రమం, దడాయించే కార్యక్రమం, బెదిరించే కార్యక్రమం, బెదిరింపుల ద్వారా మా గొంతులు నొక్కేయాలని చూస్తున్నారు. కానీ ఈరోజు మీ తాటకు సప్పులకు ఈ తెలంగాణ ప్రజలు కానీ తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన పోరాడుతున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు భయపడే ప్రసక్తి లేదని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు స్ట్రేట్ గా తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన పోరుగల్ లాంటి ఓరుగల్లు పక్షాన सूटिगा 2-3 प्रश्नలు। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की अजीम शख्सियत है जिन्होंने मुल्क में सेकुलरिज्म की बरकरारी को यकीनी बनाया और मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के अलावा स्टील इंडस्ट्री का मुल्क भर में जाल बिछाने के साथ साथ मुल्क भर में आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी काम करते हुए किसानों की अराजियात को पानी सरबराह करने के इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि मुल्क की अवाम नेहरू की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలైనా ఇవ్వాలని చెప్పి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తూ చివరికి వారు జైలుకి పంపిస్తే కూడా ఒక మనిషి జీవితంలో ఒక దశాబ్ద కాలం జైల్లో ఉండటం అంటే చాలా పెద్ద సమయం. అది ఒక జీవిత ఖైదీ పడినంత సమయం. అది ఆ స్థాయిలో కూడా భయపడకుండా భారతదేశ ప్రజానికమే నాకు ముఖ్యం, నా జీవితం ఏమైపోయినా పర్వాలేదని చెప్పి పనిచేసినటువంటి గొప్ప ధీరోదాత్తుడు శ్రీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. వారికి ఉన్నటువంటి తండ్రి ద్వారా సంక్రమించినటువంటి యావదాస్తులను కూడా దేశం కోసం దానదత్తం చేసి స్వాతంత్రం సిద్ధించిన తర్వాత కూడా నవభారత నిర్మాణాన్ని చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో పంచవర్ష ప్రణాళికలు పెట్టి మిశ్రమ ఆర్థిక విధానాలతో భారతదేశం నిర్మించబడాలి. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस कमेटी सुनीता राव और दीगर पार्टी कायदीन ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर चिल्ड्रंस डे के मौके पर गांधी भवन में नेहरू की फोटो पर फूलमालाएं पेश करने के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुजस्समे पर फूलमालाएं पेश करते उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस इतवार की शाम हैदराबादियों के लिए तफरी सरगर्मियां पेश करने के लिए 2 प्रोग्राम तैयार हैं। चार मीनार के दामन में एक शाम चार मीनार के नाम और दूसरा टैंक बंड पर मकबूल संडे फंडे की मेज़बानी करेगा। दोनों प्रोग्राम शाम 5 बजे से शुरू हुए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन डेवलपमेंट ने ट्विटर पर लोगों से कहा कि वो प्रोग्राम के दौरान मास्क पहने। एक शाम चार मीनार के नाम और संडे फंडे इस इतवार 14 नवंबर को है। इस मौके पर आवाम के लिए बहुत सारी सरगर्मियां, खरीदारी और खाने पीने के स्टॉल भी कायम किए जा रहे हैं। संडे फंडे प्रोग्राम की कामयाबी के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से शहरियों ने ट्विटर पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अरविंद कुमार से दुर्गम चेरू, कोकटपल्ली और दीगर मुकामात पर इसी तरह के प्रोग्रामों की दरख्वास्त की है। जैसे जैसे मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ रहा है, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तेज़ी से घट रही है। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने इतवार को यहाँ बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड मरीजों 1000
11,376 कोविड मरीज सेहतियाब हुए हैं और अब तक 3,38,37,859 लोग जानलेवा कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.26% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 11,271 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उस वक्त मुल्क में 1,35,918 कोविड मरीज ज़ेर इलाज हैं। ये तादाद गुज़िश्ता 522 दिनों में सबसे कम है। वायरस की शरह 0.39% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में 57,43,840 अफराद कोविड वैक्सीन दी गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक मजमूई वैक्सीनेशन 112,01,03,225 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 12,55,904 कोविड टेस्ट किए गए हैं। अब तक कुल 62,37,51,344 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। रियासत आंध्र प्रदेश को एक और तूफान का खतरा है। थाईलैंड के जज़ीरा निकोबार के साहिल पर बनने वाला कम दबाव का इलाका हफ्ते के रोज़ मगरिब शुमाली मगरिब का सफ़र करके जुनूब मशरिक़ खलीज बंगाल तक पहुँचेगा और 15 तारीख तक शदीद तूफ़ान बन जाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि 17 और 18 तारीख तक आंध्र प्रदेश के साहिल पर तूफ़ान का इम्कान है, जिसे जवाद का नाम दिया गया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने पेशगोई की है कि एक तूफ़ान विशाखापट्टनम और काकीनाडा के दरमियान साहिल से गुजरेगा। ये फ़िलहाल आंध्र प्रदेश के साहिल से 1200 किलोमीटर दूर है और इसका सबसे ज़्यादा असर शुमाली और जुनूबी साहिली अजला पर पड़ेगा, जहां 15 तारीख से रियासत में बारिश होगी। 16 तारीख को विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इन अजला में 45 से 65 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से साहिल के साथ 17 तारीख से भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने खबरदार किया है कि कोई भी शिकार पर नहीं जाए और जो लोग शिकार पर गए हैं वो 15 तारीख तक वापस आ जाएं। तमिलनाडु के साहिल के साथ बनने वाले कम दबाव आंध्र प्रदेश की तरफ आया और मज़ीद कमज़ोर हो गया है। म्यांमार के करीब बनने वाले हाई प्रेशर के इलाके की वजह से शुमाल मशरक़ी मानसून रियासत में ज़ोर से चल रहा है, जिसकी वजह से साहिली और रायलसीमा के इलाके में कई दिनों तक बारिश का इम्कान है। 1 या 2 मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज सुबह 7 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इक्कयापालम, मधुर नगर, बीच रोड, ताटीचट्लापालम, अल्लमपुर, असिलमेंटा, सीतम्माधारा और दीगर इलाकों में चंद सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए। विशाखा ओल्ड टाउन के अलावा शिपिंग हार्बर के अतराफ और कनाफ के इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की वजह से बाज़ मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। किसी भी तरह के जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं मिली। बालकमपेट में खातून अपनी 2 साला बेटी और वालिदैन के साथ शौहर के घर के सामने धरने पर बैठ गई। खातून, जिसका नाम सोनिया है, इसका शौहर हिरासान कर रहा है क्योंकि सोनी को लड़की पैदा हुई थी। उसका शौहर सुधीर और सास और खुसर मज़ीद जहेज़ लाने के लिए भी उसे हिरासान कर रहे हैं और मज़ीद जहेज़ लाने पर ही उसे वापस घर में आने देंगे। सुधीर और सोनी की शादी 2015 में हुई थी। उस मौके पर उसे जहेज़ और कटनम भी दिया गया था। अब उसके वालिदीन के पास कुछ भी नहीं है जो उन्हें दे सकें। सोनी ने कहा कि लड़की पैदा होने के बाद से वो जुल्म कर रहे हैं। उसने कहा कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। जब तक उसके साथ इंसाफ नहीं होगा वो धरने पर बैठी रहेगी। అవుతుందండి పాప వీళ్ళకి పుట్టలేదంట, వీళ్ళకి ఆడపిల్ల వద్దంట. హాస్పిటల్లో కూడా నన్ను నా పాప చూడడానికి నన్ను చూడడానికి రాలేదండి. వీళ్ళు నాకు న్యాయం జరగాలండి, నాకు అన్యాయం జరుగుతుంది. కేవలం వీళ్ళకి డబ్బు ఉన్న అహంకారంతోనే రంగ అమర్నాథ్ గౌడ్ వాళ్ళ కొడుకు రంగ సుధీర్ గౌడ్ నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు. వాళ్ళ కొడుకు నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న మొదటి సంవత్సరం నుంచే నన్ను గుద్దడం, గాజు పెంకలు పెట్టి నన్ను బాగా కొట్టారండి. నాకు నా దగ్గర మా నాన్నగారు ఉన్న కట్నం అంతా ఇచ్చేసారు. వాళ్ళకి ఇంకా కట్నం కావాలి. నేను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేవాళ్ళండి వాళ్ళకి? మా నాన్న బంగారం పెట్టాడు, వెండి పెట్టాడు, ఇంకా వాళ్ళకి కట్నం వేధిస్తున్నారు. ఉన్నదంతా ఊడ్చిపెట్టేశారు. మా నాన్నగారికి హెల్త్ బాగాలేదండి. నాకు న్యాయం జరగాలి. ఆడపిల్ల పుడితే అంత దారుణం చేస్తారా? సమాజంలో ఇదేనా జరిగేది? ఆడపిల్లలు పుట్టారు. పాపకి అన్యాయం అయిపోతున్నావు. ఇవాళ నాకు న్యాయం జరిగే వరకు నేను ఇక్కడ నుంచి కదలనండి. ఇక్కడే ఉంటా. నాకు న్యాయం జరగాలి.
ఆడపిల్ల పుట్టిన ఇంత అన్యాయం ఉంటుందా సమాజంలో? ఆడపిల్ల పుట్టిన ఇంకా జరుగుతుందండి ఇక్కడ. నేను నా పాపని తీసుకొని నా భర్త దగ్గరికి వస్తే నా పాప మీరు ఎవరో తెలీదు, ఈ పాప ఎవరో తెలీదు అని నన్ను నా పాపని గెంటేశారండి బయటికి. నాకు న్యాయం జరగట్లేదు ఇక్కడ. థర్డ్ ఫ్లోర్ లో 302లో మా మామగారు ఉంటారు, రంగా అమర్నాథ్ గౌడ్. కేవలం డబ్బు ఉన్న అహంకారంతోనే ఇదంతా నన్ను చేస్తున్నారండి. నాకు న్యాయం చేయండి. నాకు నా బిడ్డని, నన్ను, నా ఫ్యామిలీని మొత్తం నాకు న్యాయం జరిగేలాగా చూడండి అండి. ఆడపిల్ల పుడితే ఇంత అన్యాయంగా ఉంటుందా సార్? చెప్పండి, మీరే న్యాయం చెప్పండి. నాకు న్యాయం జరగడానికి నేను ఇంత దూరం వచ్చానండి. మా అమ్మ నాన్నకి ఆరోగ్యం బాగుండదు. నాకు పెళ్లి చేసినప్పటి నుంచి అప్పులు పాలయ్యారండి. बीवी और ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी से तंग आकर नामालूम जहर खाकर एक 33 साल शख्स ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक संतोष नामी शख्स ने, जो बैंक ऑफ अमेरिका का मुलाजिम था, जहर खाने से पहले उसने एक वीडियो बनाया और अपने वालिदीन और बहन से माजरत खाई करके उसके बेटे की अच्छी परवरिश करने की तलखीन की। इसकी खुदकशी के लिए अहलिया का चचा और बरदर निस्बती को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनकी हिरासानी से तंग आकर वो इंतहाई इक़दाम उठा रहा है। जुमा को उसने जहर खाया और एक खानगी अस्पताल में उसका आज दोपहर इंतकाल हो गया। गोलकुंडा पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ किया और लाश को बगैर से पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। అమ్మా, నన్ను ప్లీజ్ దయచేసి క్షమించు మమ్మీ. నాకు బతకాలని ఉంది. నేను ఎంతో లైఫ్ చూద్దాం అనుకున్నాను. నా బాబుతో ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. నా బాబుని ఒక హైలో తీసుకెళ్ళి చూద్దాం అనుకున్నాను. కానీ నా అన్నీ ఏమి చేయనియట్లేదు నా వైఫ్ కళ్యాణి. నన్ను మటుకు చెయ్యని తప్పులకు అన్నీ నన్ను బజార్లో గుంజి అన్ని తప్పులు సృష్టించింది. నన్ను పోలీస్ స్టేషన్లకు తిప్పి అక్కడ తిప్పి నన్ను మటుకు నా ఇజ్జత్ అంతా తీసేసింది. నాకు బతకాలని కోరిక కూడా లేదు. నాకు ఎప్పటికైనా ఈమె వల్ల నాకు ప్రాణహానే ఉంది. ఇప్పటికీ నా పైన 3 సార్లు హత్య ప్రయత్నం చేయించింది ఆమె. ఒకసారి వాళ్ళ బాబాయ్, మొన్న వాళ్ళ డాడీ గోట దుంకొచ్చాడు, ఒకసారి వాళ్ళ తమ్ముడు వచ్చాడు, ఇవాళ వాళ్ళ బాబాయ్ని తీసుకొని వచ్చింది. భీమ్ అంట వాడోడు. నన్ను ఇన్నిసార్లు హత్య ప్రయత్నం చేసి నన్ను అక్కడ గుంజింది, ఇక్కడ గుంజింది. అభిరామ్, నన్ను క్షమించు నాన్న, మిస్ యూ నాన్న, లవ్ యూ. నీకు ఎంతో మంచి లైఫ్ ఇవ్వాలనుకున్నాను, మంచి స్కూల్లో వేసాను, కానీ మీ అమ్మ అది ఏం కానివ్వట్లేదు. నన్ను క్షమించు నాన్న. నెక్స్ట్ టైం మటుకు ఇలాంటి ఫాదర్ మదర్ నీకు ఉండొద్దు నాన్న. అన్వేష్ అన్నయ్య, మమ్మీని మంచిగా చూసుకోండి మీరే. నాకు ఆస్తిలో కూడా నాకు ఎలాంటిది కూడా ఇవ్వకండి. నాకు ఏమీ హక్కు కూడా లేదు. నేను సంపాదించినంత ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్కే పెట్టాను బాబుకి. అది బాబుని, బాలేని బాబుని, సీజర్స్ ఉన్న బాబుని, ఫిట్స్ వచ్చే బాబుని పట్టుకొని ఆమె బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ ఉన్నది. నా ఎమోషన్స్తో ఆడుకుంటున్నది. నా వీక్నెస్ బాబుని చూసుకొని నాతో బాగా గేమ్ ఆడుకుంటున్నారు. నా చావుకు మటుకు కారణం నా వైఫ్ కళ్యాణి, వాళ్ళ మదర్ అరుణ, వాళ్ళ డాడీ పండరీనాథ్, వాళ్ళ తమ్ముడు గణేష్, వాళ్ళ బాబాయ్ భీమ్ బాబాయ్. అన్వేష్, వీళ్ళకు మటుకు ఎట్లయినా శిక్ష పడేటట్టు చూడు నాన్న. వీళ్ళని మటుకు ఉట్టిగా वदलेयకు. మమ్మీని మంచిగా చూసుకోండి. पेद्दापल्ली ज़िले में पेश आने वाले खौफनाक सड़क हादसे में इतवार की सुबह एक आरटीसी बस को डीसीएम वैन ने टक्कर मार दी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक डीसीएम वैन मंथनी में मंचरियाल से करीमनगर जाने वाली आरटीसी बस से टकरा गई। ताम चौकस आरटीसी ड्राइवर ने बड़ा हादसा को टाल दिया। हादसे में 24 मुसाफिरीन के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। मुकामी लोगों के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का ख्याल है कि हादसा उस वक्त पेश आया जब डीसीएम ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। इसके अलावा पिछले महीने में पेद्दापल्ली ज़िले में मंथनी के करीब एक आरटीसी बस उलट गई थी। परकाल डिपो की बस बेल्लमपल्ली से हनुमाकुंडा जाने वाले एक कार से टकरा गई और सड़क के साथ वाली वादी में गिर गई थी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और 16 अफराद जख्मी हो गए थे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।